हाय, मैं सिकंदर भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड में 36 सरकारी निकायों को नोटिस, 2.5 लाख कर्मचारियों को नहीं दे रहे पीएफ। झारखंड सरकार के अलग अलग निकायों में काम करने वाले 2.5 लाख कर्मचारियों का पीएफ नहीं कट रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसी 36 संस्थाओं को नोटिस जारी कर पीएफ कानून के उल्लंघन के आरोप का जवाब मांगा है। इनमें केंद्रीय सरकार की कुछ एजेंसियां भी शामिल है। रांची स्थित भविष्य निधि आयुक्तालय ने सेंट्रल एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग से भी इन सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज की जांच की अनुमति मांगी है। बीजेपी नेता और ठेकेदार के घर पर रेड जारी, आईटी की 12 टीमें खंगाल रही है कागजात। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम का रेड दूसरे दिन बुधवार को भी ठेकेदार पंचम सिंह और बीजेपी नेता परमा सिंह के घर पर जारी है। रांची के मोराबादी स्थित पंचम सिंह के आवास, परमा सिंह के आवास पर टीम मौजूद है। इसके अलावा विजेता कंस्ट्रक्शन में भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है और कागजातों को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक विभाग की 12 टीमें पटना से रांची आई है। दोनों के यहां से बेनामी लेन देन करोड़ों के कागजात को संभालने के लिए विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारी लगे हुए हैं। अभी तक रेड में क्या मिला है इसकी पुष्टि कोई भी अधिकारी करने से इनकार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आय के स्रोत छिपाने के सुराग दोनों के घरों से मिले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने डिप्टी कलेक्टर, पीएसआई, जेल अधीक्षक और अन्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार सेवाओं के लिए पात्र हैं। जेपीएससी सिविल सेवा ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 2021 से शुरू होंगे। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 है। झारखंड हाईकोर्ट में एडीजी अनुराग गुप्ता मामले की हुई सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्यसभा चुनाव 2016 के दौरान एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में अनुराग गुप्ता की ओर से दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने 4 सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट को बताया गया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं वो काफी देर से दर्ज हुई है। इस दौरान उनके सस्पेंडेड हुए करीब 1 साल होने को है। इसी के मद्देनजर एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से अंतरिम राहत देने की मांग कोर्ट से की गई। अंतरिम राहत देने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि वादी जमानत पर है, ऐसे में अंतरिम राहत की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह बाद सुनवाई करने की बात कही है। इस दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बिहार में सरकार बनने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश। बिहार में सरकार बनने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस मुलाकात को लेकर चर्चा बाजार में गर्म है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह संसद सत्र के कारण पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर अब तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है। इसमें सीएम नीतीश बिहार को लेकर पीएम मोदी से चर्चा कर सकते हैं। किसी कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रखंडवार धरना प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर बुधवार को किसान बिल के विरोध में सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में नारे भी लगाए गए तथा बिल को वापस लेने की मांग की गई। इसी क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने कृषि कानून को काला कानून बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह जीत पर अड़े हुए हैं। जब कानून किसानों को ही नहीं मान्य है तो उसे लागू करने की कैसी आपाधापी केंद्र सरकार मचा रही है। सरकार कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र रच रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विनय ठाकुर ने किया। लातेहार में नक्सली नरेश गंजू गिरफ्तार, लेवी वसूलने की बना रहा था योजना। लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सब जनरल कमांडर नरेश गंजू उर्फ रविकांत जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी नक्सली के पास से पुलिस ने पिस्टल और गोली भी बरामद की है। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद ने पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के गिद्धी मोड़ के पास एक जंगल में एक ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए नरेश गंजू और उसके दस्ता के सदस्य योजना बना रहे थे। इसी सूचना पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस छापेमारी में नरेश गंजू उर्फ रविकांत मंधनिया चतरा को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य सदस्य जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। झारखंड के 9,07,000 किसानों पर 4,038 करोड़ का कर्ज, 2,000 करोड़ होगा माफ।
झारखंड में जामताड़ा के मैलेंद्रा बेसरा का कर्ज माफ कर कर्ज माफी योजना की शुरुआत पिछले दिनों कृषि मंत्री बादल के स्तर से शुरू की गई थी, लेकिन कर्ज माफी को अभी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, जिसमें बैंकों की अहम भूमिका है। बैंकों के स्तर से इस दिशा में कवायद शुरू भी की गई। इस क्रम में जो आंकड़े सहेजे गए हैं उसके अनुसार राज्य के 9.7 लाख किसान जिनके कर्ज माफी की शुरुआत इस वर्ष की जा रही है, उनमें से 3.44 लाख किसान झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्जदार हैं। स्पष्ट है कि 1/3 कर्जदार सिर्फ ग्रामीण बैंक के हैं। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक का नंबर आता है। यह स्पष्ट बता दें कि कर्ज माफी के लिए 31 मार्च तक की मियाद तय की गई। बता दें कि राज्य में कुल 12.93 लाख किसान पर 5,774 करोड़ रुपए का कर्ज है। फिलहाल बैंकों और सरकारों के समन्वय से जो सूची तैयार की गई है उनमें से 9.7 लाख किसानों का कर्ज माफ किए जाने पर सहमति बनी है। विभाग पहुंचा हुसैन का परिवार। स्कूल टीचर पत्नी को कभी शाहनवाज हाथ पकड़ पहुंचाते थे स्कूल। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। शाहनवाज हुसैन का कद बड़ा या छोटा हुआ, राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग अलग से चर्चा हो रही है, लेकिन जब शाहनवाज की शिक्षिका पत्नी रेणु हुसैन उनके लिए गुलाब का गुलदस्ता लेकर उद्योग विभाग पहुंची तो वे काफी खुश दिखे। शाहनवाज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह खुशी 2001 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने की खुशी से कम नहीं है। यह हमारे परिवार के लिए त्योहार जैसा है, इसलिए मेरा पूरा परिवार आज यहाँ विभाग में है। झारखंड के थाने में बनेंगे महिला हेल्प डेस्क। निर्भया फंड से मिलेगी धनराशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को पिछले दिनों बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा हाल में सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि चाहे जो भी संसाधन लगे, फंड की कमी बाधक नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए झारखंड में निर्भया फंड को सक्रिय करने की कवायद शुरू की है। इसी कड़ी में अब राज्य के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की पहल शुरू हो गई है। झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में निर्भया फंड की समीक्षा के दौरान कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि आवंटित राशि का 10% भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हेमंत ने इसे सक्रिय करने पर जोर दिया है। एक महिला हेल्प डेस्क बनाने पर 1 लाख रुपये खर्च होंगे, यानी कुल 3 करोड़ रुपये खर्च की लागत से सभी 300 थाने में महिला हेल्प डेस्क बनेंगे। ये 300 थाने राज्य के सभी 24 जिलों व 2 राज्य जिलों में है। महिला हेल्प डेस्क में पीड़ित महिलाएं, बच्ची, युवतियां किसी भी तरह की समस्या और शिकायत दर्ज करा सकती है। झारखंड के लापता मजदूरों के परिजनों को फोटो के साथ बुलाया गया। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में लापता रामगढ़ और लोहरदगा के मजदूरों का पता नहीं चल सका। मजदूरों के स्वजन परेशान हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के चौकाद व संग्रामपुर गांव निवासी 4 मजदूरों के घरों में मंगलवार को एनटीपीसी से संबंध ठेकेदार विनोद सिंह का फोन आया। ये मजदूर इसी ठेकेदार के अधीन चमोली में बन रहे पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। मजदूरों की तस्वीर और जरूरी कागजात के साथ उनके परिजनों को चमोली बुलाया गया है। फोन आने के बाद चारों लापता मजदूरों के परिजन चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। चमोली की एनटीपीसी कंपनी के ठेकेदार के फोन आने के बाद परिजनों की बेचैनी व चिंता और बढ़ गई है। घटना के दिन शाम से ही गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली वालों ने जीत ली जंग। 10 महीने में पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली वाले किस कदर डटे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 महीने में ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में किसी की मौत कोविड-19 की वजह से नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई है। पिछले 10 महीने में ऐसा पहली बार हुई है जब किसी दिन मौत की घटना सामने नहीं आई है। दिल्ली में संक्रमण दर में कमी आने के बाद यह 0.18% है। मंगलवार देर शाम दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 100 नए केस मिले हैं, जबकि 144 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। दूसरे डोज की तैयारी के लिए सरकार ने कोरोना टीके की 1.45 करोड़ खुराक का दिया ऑर्डर। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड टीके की 1 करोड़ खुराक और भारत के बायोटेक को वैक्सीन की 45 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है। दोनों टीकों के निर्माताओं ने इस आशय की जानकारी मंगलवार को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत सरकार की ओर से कोविशील्ड की 1 करोड़ खुराक का ऑर्डर मिला है। सरकार ने इससे पहले एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी थी। चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान। टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द करने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 77वें दिन भी जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान यूनियन ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पॉल ने बुधवार शाम को किसान आंदोलन से जुड़े
आगे के नए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड के टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाएगा। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा। वहीं 16 फरवरी को किसान सर छोटूराम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। देश भर में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अमेरिका विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने फोन पर की बात। म्यांमार के हालात पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एवं जयशंकर ने मंगलवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। बातचीत के दौरान हिंद प्रशांत में प्रगति के साथ ही क्वाड के अंतर्गत स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयशंकर और ब्लिंकन के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर वार्ता हुई थी। बाइडेन के पदभार संभालने के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने चर्चा की थी। जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि बातचीत के दौरान म्यांमार के हालात को लेकर भी विचार साझा किए गए। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर भावुक हुए इस देश के प्रधानमंत्री खुद उतारे टीके, कहा पूरी हुई प्रार्थना। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्किरिट ने पीएम मोदी और भारत के लोगों की जमकर तारीफ की है। भारत की ओर से इस द्वीपीय देश में कोरोना वैक्सीन की 35,000 पहुंची है। इससे यहाँ की 72,000 की आबादी से आधे लोगों की जीवन रक्षा हो सकेगी। डोमिनिकन पीएम ने कहा कि मुझे इतनी जल्दी भारत के वैक्सीन के तौर पर मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 19 फरवरी को भारत सरकार से दवा भेजने की अपील की थी।